जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम अपने इस चैनल पे वीडियो सिर्फ तब लेकर आते हैं जब एनओएस की कोई ऐसी अपडेट या कोई ऐसी जानकारी होती है जो स्टूडेंट्स को देना जरूरी होता है और उनके बेनिफिट के लिए होता है। तो बिना समय गंवाए मैं सबसे पहले बात करता हूँ। यहाँ पर आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्रैल 2024 में या कभी भी आप एनओएस का एग्जाम देने जा रहे हैं थ्योरी का, लेकिन फर्स्ट टाइम है आपका। अब फर्स्ट टाइम होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो आपको नहीं पता होता है, जो आपको नहीं करना है वो आप कर देते हो, जिस कारण से आपकी परसेंटेज कम हो जाती है या फिर कई जगहों पे तो देखा गया है कि आपका रिजल्ट ही खराब आ जाता है, रिजल्ट रोक लिया जाता है। तो ऐसे हमारे जो ये पिछले 18 साल से एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट बार बार एग्जाम देते हैं और क्या गलतियां करते हैं, और मैं नए स्टूडेंट को हर बार वीडियो में ये बताता हूं ताकि वो ये गलतियां ना करें। अगर आप भी हो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो बने रहिए मेरे आज के इस वीडियो में। आपको जो है कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपकी परसेंटेज का प्रोपोर्शन जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि एनआईओएस बोर्ड में ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम देने जाएं और एग्जाम देते वक्त पता चले जब आपका जो रिजल्ट आया है वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि आप अपने रिजल्ट में पास ही नहीं हुए हो, आप पास नहीं हो और रिजल्ट में कुछ इस तरीके से एक्स 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 शो कर रहा है। अगर रिजल्ट में पास शो नहीं कर रहा है और इस तरीके से 4 एक्स शो कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि जो भी क्लास आपने करी है, एग्जाम जिसका दिया है वो अभी आपने क्वालिफाई नहीं करा है, आप डिस्क्वालीफाई हो। अब होता क्या है कि बहुत सारी बार स्टूडेंट्स को हमने ये देखा है लास्ट टाइम की रिजल्ट में आरएल आया है। अब बोलोगे आरएल क्या होता है, तो आरएल होता है रिजल्ट लेट, यानी कि रिजल्ट जो है लेट डिक्लेयर होगा आपका। अभी जो रिजल्ट आ गया है अभी आपको वेट करना है और कुछ टाइम बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा। क्यों ऐसा आरएल मिलता है उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर कई स्टूडेंट को रिजल्ट आरडब्ल्यू भी मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट विदहेल्ड। अब रिजल्ट विदहेल्ड का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट को रोक लिया गया है एनओएस बोर्ड ने। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको आरएल या आरडब्ल्यू मिला है और फिर वो जो है अपनी क्लास को क्वालिफाई करने में बहुत सारी उनको दिक्कतें आई। क्यों जो आरएल और आरडब्ल्यू आता है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि ना, मतलब आप ये सोचिए कि देखिए किसी न किसी सेंटर में किसी तरीके से चीटिंग हुआ है। अब चीटिंग हुआ है तो चीटिंग में क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इन सभी स्टूडेंट्स ने क्या करा है, एक ही मैटर को, जो एक ही मैटर था उन सबको कॉपी कर लिया। और कॉपी भी कैसे करा, एज इट इज, बिल्कुल सेम, मतलब जैसे दूसरे स्टूडेंट ने कॉपी में लिखा है वही आपने लिखा है। आंसर 1 पहले उन्होंने लिखा है, आपने भी आंसर 1 पहले लिखा है। उन्होंने जो है कोई 3 लाइनों का आंसर लिखा है तो आपने भी 3 लाइनों का आंसर लिखा है। इस तरीके से क्या होता है, जब ऐसी कॉपियां मैच करती हैं तो जो चेक करने वाली टीम होती है वो एक रिपोर्ट बना के एनओएस बोर्ड को भेजती है कि इस वाले जो सेंटर था, स्टडी सेंटर, और उसमें जो है इस तरीके से इस रूम में जो है ये चीटिंग हुआ है और एक जैसी कॉपियां सबको मिली हुई है और सबने एक जैसे आंसर लिखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिलीव नहीं करोगे कि जो स्टडी सेंटर होता है पूरा का पूरा स्टडी सेंटर, पूरा का पूरा स्टडी सेंटर को ही सीज कर दिया जाता है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया होता है उनको या तो आरएल या आरडब्ल्यू में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसी नहीं है कि हवा में बातें बता रहे हैं, ये हर साल स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स है, हमारे सब्सक्राइबर है, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को तो ये सब ना झेलना पड़े और उनका रिजल्ट टाइम से आए और अच्छी परसेंटेज के साथ में आए। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए, वो टिप्स भी आप जल्दी से देख लीजिए और इन टिप को जरूर फॉलो करिएगा। गारंटी मैं देता हूँ आप आराम से पास रहेंगे और एक अच्छी परसेंटेज आएगी। तो क्या उसमें करना होगा हमको, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। बातें तो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ये मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट दोहराते हैं बार बार। तो सबसे पहला क्या है, नंबर 1 में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सबके अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आंसर्स आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको जानकारी कम होती है, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको आंसर जरूर लिखना है, कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर आपको जरूर लिखना है। इससे आपकी परसेंटेज का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग खुद जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो हमने देखा है जो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे उसमें
उसने सारे सही नहीं लिखा है, लेकिन उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और उसके पास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला, जैसे हमने बोला है कि अब ज्यादातर क्वेश्चंस पेपर में, ज्यादातर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दूसरी टिप जो आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि डोंट लीव एनी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में तो भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चारों ऑप्शन में से या तो आपको आता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और या फिर आपको नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप उसे अटेम्प्ट करिए, ए बी सी डी कुछ तो डालिए उसमें। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ते हो तो मार्क्स ना मिलने के पूरे 100% चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस चारों में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर देते हो जो आपको लगता है कि सही हो सकता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं 25% तो चांस बन गया आपको मार्क्स मिलने का। या तो पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और वैसे भी अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वो वैसे भी नहीं मिल रहा होगा। तो एमसीक्यूज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको एमसीक्यूज सारे करने हैं, और ध्यान से करने हैं कि एमसीक्यूज में कोई भी जो है ऐसी चीज ना रह जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूटे ना। फिर उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे बात कर रहा हूं कि डोंट कॉपी एज इट इज फ्रॉम अदर्स। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टडी सेंटर में, एग्जाम सेंटर में, कि आपका जो है आपको चांसेस मिल रहा है कि किसी से पूछने का या किसी को बताने का या कोई भी है। तो यहाँ पर तो पहली बात तो हम बोलते हैं कि आप अपने आप करिए, किसी से चीटिंग नहीं करना है। लेकिन अगर चीटिंग का कोई थोड़ा बहुत जरिया मिल भी रहा है तो आपको एज इट इज नहीं लिखना है कि जो उसकी कॉपी में लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपने लिखा। जैसे ही आप एज इट इज लिखते हो, एज इट इज मतलब सेम कॉपी करते हो, तो फिर यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके RW या RL लगने के। तो ऐसे काम मत करिएगा। अगर कोई आंसर मिल भी रहा है तो थोड़ा सा नकल के लिए भी अकल का यूज करिएगा। वैसे अब जो NIS बोर्ड ने सेंटर्स दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं कि चीटिंग होने का तो मतलब ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि जिस तरीके से लाइटली प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं इसी तरीके से हमारे थ्योरी एग्जाम होंगे। तो ना बाबा, सुन लीजिए, आपके जो थ्योरी एग्जाम्स है वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की तरह होते हैं, जैसे CBSE और ICSE बोर्ड होता है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिकल हमने दिया, बहुत आसानी से हो गया, तो इसी तरीके से थ्योरी हो जाएगा। जी नहीं। और अब तो जो NIS बोर्ड है वो धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहा है और सारे के सारे उसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा है जो CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड देता है। यानी कि जो स्थिरता है, स्टैंडर्ड है, वो एग्जाम्स का बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ में अगला पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगा, डू हाईलाइट्स द हेडिंग्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? जब आप आंसर लिखते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का तो उसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं। कोई हेडिंग लिखा है, फिर उसके नीचे आपने 4-5 लाइन एक्सप्लेन करी हुई है, फिर हेडिंग लिखा है, फिर आपने एक्सप्लेन करी है। आपकी जो भी ये हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग को आपको हाईलाइट करना है, या तो आपको किसी दूसरे कलर पेन से लिखना है। अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो हेडिंग को ब्लैक से लिख लीजिए। अगर आप पूरा ही ब्लू से लिख रहे हो, हेडिंग भी ब्लू से लिख रहे हो, तो एटलीस्ट जो आपकी हेडिंग होगी ना, जैसे ये हेडिंग है तो उसके नीचे आप कुछ इस तरीके से ब्लैक से डबल लाइन कर दीजिए। डबल लाइन करने से आपको क्या हो जाएगा, वो हेडिंग जो है एक सामने आ जाती है और हेडिंग के मार्क्स मिलते हैं। ये मैं अपने बोर्ड कॉपी चेक करने के अनुभव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हेडिंग साफ साफ दिखाई देती है तो वहां पे नंबर देने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गिव फुल टाइम टू योर एग्जाम्स। जी हाँ, ये भी मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मुझे अब जो है आगे कुछ आ नहीं रहा है, जितना आना था मैंने कर दिया, अब जो है मैं जल्दी चलता हूँ, आज मेरे को जल्दी वहां भी जाना है, वो काम भी मेरे को करना है, और वो अपना जो है क्वेश्चन पेपर समय से पहले ही, यानी कि अगर 3 आवर्स का है और जहां पे 2.5 घंटे बाद अलाउड कर रहे हैं आपको बाहर जाना, आप उठते हैं, कॉपी देते हैं और चले जाते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ये आपका नुकसान है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब पेपर डिजाइन होता है और अगर उसमें 3 आवर्स दिया है तो 3 आवर्स से पहले आप कंप्लीट भी नहीं कर सकते हो। अगर आप 3 आवर्स से पहले जा रहे हो तो 101% है, आपने कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़े हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तब भी वहां पे बैठे रहिए और बार बार अपनी आंसर शीट को पढ़िए, वहां पर देखिए क्या आपने लिखा है। कुछ चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो गलत लिख दिया, उसको दोबारा से सही करिए, लेकिन समय से पहले। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे बैठिए, 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे बैठिए, 1.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे आपको बैठना ही बैठना है, एग्जाम आपको पूरा देना है। और मैं चाहूंगा, कई स्टूडेंट जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम और इस सब जाने में टाइम वेस्ट करते हैं। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो ये सब काम एग्जाम होने से पहले या एग्जाम होने के बाद में करते हैं। आपको जो है अपना फोकस करना है अपने एग्जाम देने में। दूसरा, अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अगर आप प्रिपरेशन आपने अभी तक नहीं करी है, अभी तक आप जो है कुछ भी पढ़ा नहीं है या बहुत कम पढ़ा है, आपको डर लग रहा है और समय आ गया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, रीड एंड सॉल्व द सैंपल पेपर्स। क्या करना है आपने?
सैंपल पेपर को सोल्ड आउट करना है। यस, वाई मैं इस बार बहुत फोकस कर रहा हूं सैंपल पेपर में। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2024 में नया जो आपका जो है सिलेबस लागू हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और जो नए सैंपल पेपर दिए उससे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। अब ये सैंपल पेपर को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, vcicguruji.com पे या तो चले जाइए हमारे ऑनलाइन स्टोर पे, वहां पे आपको हर क्लास के सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इन व्हाट्सएप नंबर पे अपने सब्जेक्ट लिख के भेजिए, हम आपको सॉल्व सैंपल पेपर देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना vcicguruji.com, और या फिर आप vcicguruji.com को ओपन करेंगे तो इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और आपको यहाँ पर जो है ना दिखाई देगा ये सारा, ये हमारा लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शॉप ऑल लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, फिर लेटेस्ट सैंपल पेपर विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट। अब लेटेस्ट सैंपल पेपर विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसमें भी जा सकते हैं, या फिर आप ये शॉप में जाइए। इस शॉप में आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, एबीसी सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद आपका जो है सिलेबस है, देयर आर सो मेनी थिंग। ये आपको लग गया है, इसको हम पीछे करते हैं एक बार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट सैंपल पेपर। आप जब इस सैंपल पेपर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, क्लास 12th हिंदी मीडियम, क्लास 10th हिंदी मीडियम। यानी आप किसी भी क्लास के हो, कोई भी मीडियम हो, आपको सैंपल पेपर यहाँ पे जरूर मिलेगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने यहाँ पे लिया है क्लास 12th का, अब यहाँ पे जो है क्लास 12th का सैंपल पेपर है विद सॉल्व। लेटेस्ट जो सैंपल पेपर है जो सॉल्व हमने दिए हुए हैं वो ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नॉमिनल प्राइस यहाँ पे रखा गया है, जो पहले हम लोग 100 रुपीज 150 रुपीज में देते थे, अब 49 रुपीज में हम लोग को यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्ड आउट करना है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से खुल जाएगा। आपको ऐड टू कार्ड कर सकते हैं, ऐड टू कार्ड अगर आपको 2 या 3 सैंपल पेपर एक साथ लेने हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बाय नाउ पे जाइए। बाय नाउ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, अपना नाम मांगेगा और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जरूर ढंग से लिखिएगा, साफ ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी आप यहाँ से पीडीएफ खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट आपकी पेमेंट करते ही आपका विद इन अ सेकेंड आपके मेल में आ जाएगा। तो मेल आईडी अपनी जो है बिल्कुल सही रखिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ताकि जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग भी आपको जो है सपोर्ट कर सके। और फिर जब आप सारी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे रिव्यू एंड पे कर देते। तो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई भी बेनिफिट दिया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके के वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।